हाय बच्चों। तो लास्ट टाइम हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया ओवरव्यू ऑफ फिज़िक्स। तो मेरे को उम्मीद है कि फ़िज़िक्स का एक हवा जो आप में था वो थोड़ा सा कम हुआ होगा, डर थोड़ा सा कम तो हुआ ही होगा। तो इस लेक्चर में हम एक और पेनफुल एरिया, ख़ास करके जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो नीट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक फ़िज़िक्स हवा है। वो किस करके, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये समझाया जाता है कि फ़िज़िक्स इज़ प्योर मैथमेटिक्स। और मेडिकल स्टूडेंट्स का, क्योंकि जनरली बहुत सारे लोगों का मैथ्स नहीं होता है, तो उनको ये डर बैठ जाता है कि मैथ्स तो हमारा सब्जेक्ट है नहीं, तो फिर फ़िज़िक्स कैसे करेंगे। तो शुरू में ही वो बैकफुट पे आ जाते हैं। तो इस लेक्चर में हम बताएंगे कि मैथ्स किस लेवल का वहाँ यूज़ होता है, तो आपने उसमें कितना पढ़ा हुआ है और कितना हम और भी पढ़ेंगे। तो मोटे तौर पे अगर मैं बात करूँ तो फ़िज़िक्स में जो मैथ्स यूज़ होता है, देखिए मैंने यहाँ मैथ्स इन फ़िज़िक्स लिखा है, मैंने बेसिक मैथमेटिक्स जान के नहीं लिखा है। वो क्यों नहीं लिखा है उसकी बात हम बाद में करते हैं। तो मोटे तौर पे अगर मैं बात करूँ कि किस तरह का मैथ्स जो है फ़िज़िक्स में यूज़ होता है, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ज्योमेट्री, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फोर्थ वन कैलकुलस, और इसको फिफ्थ वन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राफ्स। तो मोटे तौर पे जो मैथमेटिक्स यूज़ होता है फ़िज़िक्स में, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं इन चार पांच चीज़ों में। अब यहाँ ये देखते हैं कि आपको पहले से क्या पता है। देखिए ज्योमेट्री आपको पहले से ही पता है, और ज्योमेट्री में हम फ़िज़िक्स में क्या चीज़ यूज़ करेंगे, जनरली हम जो इसकी शेप्स हैं, शेप्स ऑफ प्लेन्स या प्लेनर फिगर्स, प्लेन फिगर्स। देखिए इसमें आपको पता है ट्रायंगल क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, ये आपको पता है। एरिया जो है ट्रायंगल का वो कितना होता है ये आपको पता है, एरिया इज़ 1/2 BH। इसी तरह से रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। और फिर आप सॉलिड फिगर्स जो होती हैं, जैसे स्फीयर है, तो जब सॉलिड फिगर्स होती हैं तो वहाँ हम एरिया की बात नहीं करते, जनरली हम वहाँ वॉल्यूम्स की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने 9th और 10th में पढ़ी हुई हैं, यानी कि ज्योमेट्री आप 9th और 10th में पढ़ चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम यहाँ क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स इन फिज़िक्स। वी आर नॉट डिस्कसिंग प्योर मैथमेटिक्स। देखो प्योर मैथ्स हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको फ़िज़िक्स में कहीं भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल या फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर ऑफ रेडियस दिस। ठीक है, तो इस तरह से आपको फ़िज़िक्स में क्वेश्चन नहीं आते हैं। फ़िज़िक्स में किसी डिफरेंट तरीके से वहाँ फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। सो जब भी हम मैथमेटिक्स और फिज़िक्स की बात करते हैं, नो डाउट मैथ्स जो बोला जाता है इट्स अ लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्राइम जो चीज़ है दैट इज़ फिज़िक्स। मैथ्स जो है वो प्राइम नहीं है। उसका कारण है, उसका कारण ये है, फॉर एग्जांपल कि जैसे एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है एरिया अंडर कर्व। देखिए जब आप 1 डायमेंशन मोशन या 2 डायमेंशन मोशन की बात करेंगे, ये आप 9th में पढ़ चुके हो वैसे, तो एक ग्राफ बनाते हो VT ग्राफ, और हम वहाँ पढ़ते हैं कि एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। तो ये एक फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट ये नहीं पता है कि एरिया अंडर VT कर्व क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, तो चाहे आपको ये पता है कि ट्रायंगल का एरिया 1/2 BH होता है, स्टिल आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हो गया
कि हमें पढ़ना क्या है, हमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स वो प्राइम है, उनमें मैथ्स कैसे लगता है हमने साथ साथ में सीखना है, रैदर देन कि हम बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करें, जो कि जनरली बच्चे करते हैं। वो क्या करते हैं कि ये ज्योमेट्री ले ली, जैसे एरिया अंडर ट्रायंगल्स, वो निकालते रहेंगे 10-20 क्वेश्चन, 1 घंटा का लेक्चर वो हो गया। फिर ट्रिग्नोमेट्री का वो एक लेक्चर हो गया। देखिए ट्रिग्नोमेट्री की भी एप्लीकेशन है वहाँ, और कोई आपसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ऐसा करके नहीं पूछेगा कोई भी। या क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में भी आपका कोई ये पूछेगा नहीं डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो उसकी एप्लीकेशन है फिजिक्स में। बेसिक मैथमेटिक्स का एज सच सीधा सीधा क्वेश्चन फिजिक्स में बिल्कुल नहीं आता है। तो इसीलिए आपको फिजिक्स सीखते सीखते मैथमेटिक्स सीखना है, राइट। तो मोर और लेस ज्योमेट्री आपको पता है, तो इसलिए घबराने की जो कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इनफैक्ट 9th से तो पढ़ ही रहे हो। तब हम इसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक तो चलो पहले हम ज्योमेट्री की ही बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की बात बाद में करते हैं। और ज्योमेट्री के साथ हम स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो फिजिक्स से भी रिलेटेड हों। तो जैसे हम ज्योमेट्री में सबसे पहले पॉइंट पढ़ते हैं, सबसे पहले चीज़ जो होती है दैट इज़ पॉइंट, ओके। तो ये है पॉइंट। अब पॉइंट की विशेषता क्या है? देखिए पॉइंट जो होता है इसकी ना तो डायरेक्शन होती है, नो डायरेक्शन, और ना ही डायमेंशन होता है, राइट। तो फिजिक्स में 11th में खास करके मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन। 3D तो उसमें होगी नहीं, लेकिन 2D और 1D हम पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो अगर डायमेंशंस की बात करें तो इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसका ना तो मैग्नीट्यूड है, इसका नो मैग्नीट्यूड, वो डायमेंशन ही हो गया। अब फिजिक्स में क्या पॉइंट का कोई काम है? यस बिल्कुल है। देखिए क्या होता है, फिजिक्स जो होती है बेसिकली कुछ एजम्पशंस पे काम करती है। जितने भी लॉज बनाए गए हैं तो एक आइडियल स्थिति रख के बनाए गए हैं। जैसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हो तो उसमें ये एज्यूम किया जाता है कि जो एयर की रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो है, राइट। जैसे ग्रेविटी में भी ये एज्यूम किया जाता है कि जो आपकी एयर की रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो है। तो इसी तरह से एजम्पशंस बना के फिर जाके थ्योरी बनती है, फिर जाके फार्मूला बनता है, राइट। तो इसी तरह से एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होती है कि अगर कोई चीज़ है, कोई दो चीज़ें हैं, उनके कुछ डायमेंशंस हैं, साइज़ है, और ये उनका डिस्टेंस है। तो अगर ये इनका साइज़ लेट्स से x1 x2, तो अगर ये x1 या x2 फार लेस देन b, यानी कि बॉडी का डायमेंशन वो जितना डिस्टेंस कवर करती है या दो बॉडीज़ का डायमेंशन, उनकी जो सेपरेशन है उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को मानते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, राइट। तब इसका भी पर्पस है कि क्यों हम मानते हैं, ऐसी एजम्पशन करते हैं क्यों हम। देखिए अब आप खुद सोचिए, आपने न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा है, तो ये अर्थ है, लेट्स से ये सन है। अब न्यूटन का लॉ क्या बोलता है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी कि अगर r को मैं बढ़ा दूं तो क्या होगा, फोर्स कम हो जाएगी। अब ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, इन दोनों की दूरी ये है। अगर इस बॉडी पे मैं हर पॉइंट पे फोर्स निकालना चाहूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस जो है ये बढ़ रहा है। यानी कि अगर मैं इसको पूरी की पूरी बॉडी मानूँ तो मेरा तो टाइम रह गया इसको कैलकुलेट करते कि इस पॉइंट पे ये फोर्स होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, राइट। तो ये चीज़ें सारी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, लेकिन हम करते नहीं हैं ऐसा। क्यों नहीं करते? क्योंकि चीज़ें इससे बहुत सारी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं
तो हम नतीजे पे, किसी भी नतीजे पे हम पहुंच नहीं पाते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम पूरी बॉडी को एज्यूम करते हैं कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अर्थ को हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया, सन को हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया। अब हमारी सारी की सारी कैलकुलेशंस जो है वो सिंपल हो। ओके, तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में आइडिया दे रहे थे कि जस्ट एप्लीकेशन ऑफ कि पॉइंट का फिजिक्स में, पॉइंट नाम की चीज़ का क्या फिजिक्स में रेलिवेंस हो सकता है, राइट। तो एक तो ये पॉइंट है, कोई डायमेंशन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। फिर आ जाती है लाइन, सिंगल लाइन। अब ये लाइन क्या है, वन डायमेंशन, राइट। फिर आपका एंगल आ जाता है, दो लाइंस के बीच में जो एंगल रहता है ये आपको पता है, राइट। फिर प्लेनर फिगर्स आ जाती हैं, यानी कि प्लेन में, वो भी हम बात करते हैं प्लेन क्या होता है। तो ये रेक्टेंगल ये 2 डायमेंशन में है, ये ट्राइंगल ये 3 डायमेंशन में है, राइट। फिर आ जाते हैं आपके सॉलिड्स, ये स्फीयर है 3 डायमेंशन, दिस इज 3 डायमेंशन, राइट। तो जब हम लाइन की बात करते हैं तो हम हमेशा उसके लेंथ की बात करेंगे। जब हम रेक्टेंगल की बात करेंगे या ट्राइंगल की बात करेंगे तो हम 2 चीज़ों की बात करते हैं, एक तो उनका एरिया, दूसरा उनका पेरीमीटर। इसमें आप सर्कल भी रख सकते हैं, राइट। तो जैसे हमने पहले एक एग्जांपल देखी थी कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमें वो कॉन्सेप्ट पता नहीं है लेकिन हमें एरिया का फार्मूला आता है, फॉर एग्जांपल ये हम एक बार बना देते हैं, ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। वीटी ग्राफ जो है वो इस तरह से, ये 20 है, ये 10 है, ये 5 है, राइट। तो अब मेरे को निकालना है कि वह डिस्प्लेसमेंट क्या है, इज इक्वल टू व्हाट। अगर तो आपको कॉन्सेप्ट पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो क्या होती है कि एरिया अंडर वी टी कर्व, तब तो आप क्या करोगे, ये ट्राइंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है, इन दोनों का एरिया निकालोगे, यानी कि ओ ए बी सी डी। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी सी। इसका एरिया निकालोगे, इसका एरिया निकालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यानी कि इस केस में क्या है, आपको ये कॉन्सेप्ट पता है और आपको एरिया का फार्मूला भी पता है, तो यू आर एबल टू अराइव एट ए सॉल्यूशन। लेकिन भाई साहब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आपको चाहे एरिया का फार्मूला आता है, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। यही डिफरेंस है फिजिक्स में मैथ्स होने की और प्योर मैथ्स होने की, यानी कि बेसिक मैथ्स और मैथ्स इन फिजिक्स का यही डिफरेंस है, राइट। कुछ और कॉन्सेप्ट भी हैं, मैं उसको ज्योमेट्री में ही डिस्कस कर देते हैं, मैं उसमें इसी में बताते हैं क्योंकि थोड़ा मोर और लेस इसी से रिलेटेड है। देखिए फिर आगे डिस्कस करते हैं कि प्लेन होता क्या है। देखिए प्लेन हमेशा 2 डायमेंशन में जो भी मोशन होती है या जो भी चीज़ दो डायमेंशन की होती है उसको प्लेन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अच्छा इसमें मैं एक और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूं इसमें। देखिए ये जो सिस्टम है बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। या रेक्टेंगुलर सिस्टम। और ये सिस्टम क्या चीज़ का सिस्टम है, ये बेसिकली किसी भी पार्टिकल का, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन को फाइंड करने का सिस्टम है। यानी कि किस डायरेक्शन में उसका कितना वो मूव कर रही है, या कितना एक्स डायरेक्शन में है, कितना वाई डायरेक्शन में है, कितना जेड डायरेक्शन में है। तो वो जो सिस्टम है उसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल सिस्टम। और इस पर्टिकुलर एक्स वाई जेड को इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, राइट। तो और भी सिस्टम होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं, ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, राइट। तो ये कार्टेशियन सिस्टम है। इसमें क्या होता है, 3 डायमेंशन है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, लाइक दिस,
दिस, ओके। तो ये बाहर जो आ रही है ये z डायरेक्शन है, ये आपका x डायरेक्शन है, दिस इज y डायरेक्शन, ओके। तो इसको मिटा देते हैं। अभी हम प्लेन्स की बात कर रहे थे, तो इसको फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं ऐसे करके। तो प्लेन कोई भी दो डायमेंशंस को मिला के प्लेन बनता है। लाइक ये वाला, ये जो चीज़ है ये x डायरेक्शन से और y डायरेक्शन से बना है, इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। देखिए बेसिक मैथ से ये ज़्यादा जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी, राइट। इसी तरह से ये जो है ये किसका बना है, ये z डायरेक्शन में है, z का बना है, x का बना है, इसलिए इसको एक्स जेड प्लेन बोलते हैं, राइट। इसी तरह से ये वाला प्लेन ये किसका बना है, y का बना है, और ये z का बना है, z और y, दिस इज वाई जेड प्लेन, राइट। तो ये आपने प्लेन के बारे में जान लिया। और फिजिकली अगर आपको देखना हो कोई एग्जांपल आपकी रियल लाइफ में, तो ये बोर्ड देखो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये एक्स वाई प्लेन, राइट। अब प्लेन्स की बात होगी। अब प्लेन के कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे ये प्लेन है, ठीक है, तो इसके कुछ परपेंडिकुलर्स होते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ लगेंगे, राइट। और प्लेन का कॉन्सेप्ट आपको लगेगा टू डायमेंशनल मोशन में पढ़ने के लिए, प्रोजेक्टाइल में ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ लगेंगे, ठीक है। अब ये देखो कि अगर मैं, ये पेन है, तो ये बोर्ड है, ये प्लेन है एक एक्स वाई प्लेन, तो इसको ऐसे करके रखूँ, ये मैं आउटवर्ड डायरेक्शन, ये बाहर की ओर, राइट। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउट ऑफ द बोर्ड। जब बुक में पढ़ते हो तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ द पेपर, राइट। इसी तरह से परपेंडिकुलर जो होता है आपका, वो इन टू द बोर्ड भी हो सकता है, यानी कि ये वाला हिस्सा हमने, मतलब निशानी इसकी है, तो ये ऐसे करेंगे तो दिस इज गोइंग इनवर्ड, ओके। तो ये परपेंडिकुलर टू द बोर्ड किस डायरेक्शन में, इन टू द बोर्ड, राइट। तो ये आपको पता चला कि प्लेन का जो परपेंडिकुलर होता है वो किस डायरेक्शन में हो सकता है, दो डायरेक्शन में हो सकता है, एक आउटवर्ड एक इनवर्ड, राइट। अब ये प्लेन्स हैं, देखिए प्लेन्स, इनकी टाइप्स हैं। तो क्या होता है, एक होता है पैरेलल प्लेन्स, एक होता है, या इसको आप पहले इस तरह से लिखो, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक होता है वर्टिकल प्लेन, एक होता है ओब्लिक प्लेन। प्लेन क्या होता है, दो डायमेंशंस का, राइट। तो जैसे हम फिर से वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाला जो एक्सिस वाला बनाएंगे, ये एक्स है, ये वाई है, राइट। अगर तो प्लेन ऐसे है, यानी कि ऐसे करके इसके अंदर जा रहा है, ऐसे करके, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन। यानी कि ऐसे करके कोई प्लेन है, ये वाला, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट। ये प्लेन है इसका ऐसे, और इसी तरह से मैं एक और प्लेन बना दूं ऐसे करके, तो ये दोनों पैरेलल प्लेन्स होंगे, राइट। अब एक्स वाई एक्स जेड, अगर ये वाला प्लेन है, यानी कि ऐसे करके, तो दिस इज वर्टिकल प्लेन, राइट। तो ऐसे वाला प्लेन वर्टिकल प्लेन। और अगर प्लेन को टिल्ट कर दे हम, यानी कि अगर प्लेन को मैं ऐसे करके टिल्ट कर दूं, ऐसे करके कुछ किसी एंगल पे, तो इस प्लेन को बोलते हैं ओब्लिक प्लेन,
ठीक है। तो अभी हमने बात कर ली प्लेन्स के बारे में। तो पैरेलल प्लेन्स के बारे में हमने बात कर ली कि हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसके ऊपर उसी तरह का प्लेन है, तो वो दोनों पैरेलल प्लेन्स होते हैं। वर्टिकल प्लेन है, उसी तरह का एक और वर्टिकल प्लेन है, ये दोनों पैरेलल प्लेन्स हैं। और जो आपका अगर एंगल पे है प्लेन, ये आपकी डायरेक्शन है तीनों एक्सिस की, और ऐसे करके कोई प्लेन है तो ये आपका ऑब्लिक प्लेन होएगा। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये ऑब्लिक प्लेन, राइट। इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमने देखा कि जो भी ज्योमेट्री थी हम 9th 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसमें आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। देखिए ऐसा है, मैं उस पक्ष में नहीं हूँ कि आप ज्योमेट्री को लेके ज्योमेट्री की तरह ट्रीट करके, बेसिक मैथ की तरह ट्रीट करके आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन करो, टाइम वेस्ट करो। रेदर दैन डूइंग दैट, आप अपनी फिजिक्स के चैप्टर्स पढ़ो, फिजिक्स को कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, और उसमें जो भी मैथमेटिक्स आता है उसको आप उस तरह से लो कि फिजिक्स में मैथमेटिक्स है, यानी कि ये फिजिक्स है विच इज़ मेन, और ये बीच में इसको समझने के लिए मैथमेटिक्स चाहिए हमें। ठीक है। अगर आपकी अप्रोच इस तरह से होगी कि भाई मैथमेटिक्स प्राइम है, फिजिक्स सेकेंडरी है, तो फिर थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि आपको चाहे फार्मूलाज आते भी होंगे, कॉन्सेप्ट फिजिक्स के नहीं आते होंगे, तो क्या होगा, आप वहाँ गच्चा खा जाओगे, क्वेश्चन नहीं होंगे, राइट। तो ज्योमेट्री में और बहुत सारी चीज़ें कुछ करने को नहीं है, राइट। आगे आ गया ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री भी हम 9th 10th में पढ़ चुके हैं, कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपका इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, ए बी सी, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये आपका परपेंडिकुलर है, राइट। ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे भी कर सकते हो, और डायरेक्टली करना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो ये आपकी, इनको बोलते हैं टी रेशोज, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, ये तो आपको पता है। इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में एक और चीज़ लगती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में काम आएगी। ठीक है, ये साइन थीटा कॉस थीटा भी रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में काम आएंगे। ठीक है, इसमें मैं एक चीज़ पढ़ा देता हूँ जो कि जनरली लोग वेक्टर्स में पढ़ाते हैं, मैं उसको पहले ही उसको कवर कर लेता, तो आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री हमारी फिजिक्स में कैसे लगती है, राइट। अब ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन, यानी कि ये दो एक्सिस हैं, एक्स और वाई, ये लाइन है और ये एंगल बीच में थीटा है, राइट। ये ओ ए ये लाइन है। अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, आप इधर से टॉर्च मारो, ये टॉर्च मारो, तो ये लाइन इस पे कैसी दिखेगी, यानी कि इसको मैं अगर इधर ले जाऊं, इस लाइन को टॉर्च मार के, तो इसकी शेडो कैसी बनेगी यहाँ, तो वो उसकी प्रोजेक्शन होती है। इसी तरह से मैं अगर ऊपर से, ये इधर से जब लाइट, ठीक है, टॉर्च यहाँ से मारेंगे तो यहाँ क्या होगा, दिस इज, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, टॉर्च मैं यहाँ से मारूंगा तो ये जो होगी दैट विल बी प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन एक्स एक्सिस। ये आपको वेक्टर्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने समझा कि ये आपको यहाँ पढ़ाना मेरे को लगता है कि ये थोड़ा ठीक है, राइट। तो आप क्या कर रहे हो कि ये जो लाइन है इसको दो एक्सिस में आप इसके कंपोनेंट निकाल रहे हो, तो ये प्रोजेक्शन आपकी
क्या होता है बेसिकली, दे आर कंपोनेंट्स ऑफ ए लाइन, इंक्लाइंड लाइन या ओब्लिक लाइन, राइट। अब इसको अगर हम देखें इस तरह से, ये लाइन फिर से ड्रॉ करते हैं हम, इसको अगर हम ट्राइंगल को पूरा करें, तो ये आपके राइट एंगल ट्राइंगल है ओ ए बी, ओके, या ओ बी ए, जैसे भी आप इसको ठीक समझें, ठीक है। इसमें एक चीज़ देखिए, इसका और इसका रिलेशन क्या है, ठीक है। कॉस थीटा किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है ओ बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ ए, राइट। तो अब मेरे को अगर ओ बी लिखना हो, ओ बी विल बी इक्वल टू ओ ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ओ ए कॉस ऑफ थीटा इज ओ बी, यानी कि ओ ए की प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस विल बी ओ ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर दिस इज इन ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ओ ए सी ट्राइंगल ऐसे लूँ, ओके, या हम इसको दूसरी तरह से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब आप इसको करोगे तो क्या होगा कि आपका ये जो ओ सी इज इक्वल टू ओ ए साइन ऑफ थीटा, राइट। इसकी डेरिवेशन अभी करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको जस्ट समझाने के लिए कि ये इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो कैसे होते हैं, राइट। तो इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब ये चीज़ किस पर्पस से मैंने बताई, वो इस पर्पस से कि ट्रिग्नोमेट्री जो है आपकी फिजिक्स में कैसे लगती है, ठीक है। अब क्वेश्चन वहाँ क्या आता है कि एक फोर्स है F इज इक्वल टू लेट्स से 10 न्यूटन, एंगल है उसमें 30 डिग्री, तो आपको व्हाट इज Fx एंड Fy, तो आपको ये दोनों कंपोनेंट निकालने हैं, ठीक है। तो जब तक आपको ये पता ना हो कि इसका कंपोनेंट का जो x कंपोनेंट है y कंपोनेंट है उसका फार्मूला क्या है, तब तक आप नहीं निकाल सकते हो, राइट। तो हमने क्या देखा, x कंपोनेंट जो होता है ये थीटा लगा है, थीटा के साथ वाला जो वो cos थीटा रहता है, तो f cos थीटा यानी cos 30, 10 cos ऑफ 30 डिग्री, 10√3/2, ओके। इसी तरह से Fy क्या होता है, f साइन ऑफ 30 डिग्री, तो क्या होगा आपका 10 साइन 30 1/2 होगा, इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5, राइट। यानी कि आपने ट्रिग्नोमेट्री जो है फिजिक्स में लगाई, ठीक है। आपसे कोई नहीं पूछेगा ये आइडेंटिटी कैसे प्रूव करनी है, साइन बाई कॉस थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा क्या होता है, आपसे कोई नहीं पूछेगा, राइट। और एक चीज़ मैं और बता दूं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो एंटिटीज़ हैं, जो आइडेंटिटीज़ हैं, उसको मगिंग अप करने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3-4 एंटिटीज़ लगती हैं, ठीक है। उनमें से एक है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और एक साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। इतनी एंटिटीज़ को आप याद कर लोगे तो सारी की सारी फिजिक्स मोर और लेस 11th-12th की हो जाएगी, राइट। बहुत ज़्यादा आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने की, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अभी वैल्यूज़ क्या रहती हैं इसकी, अपना क्या बोलते हैं, टी रेशोज़ की। तो अभी हम टी रेशोज़ की वैल्यूज़ से पता करेंगे, मतलब डिफरेंट एंगल्स पे। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, देखिए साइन 0 0, साइन 30 1/2, 1/√2, √3/2, तो ये 1। अब देखिए 90 के बाद, 90 को आप हाफ मान लीजिए, दिस इज़ आवर हाफ पॉइंट,
तो इसके बाद साइन थीटा में वैल्यूज जो होती हैं वो रिवर्स होती हैं विद सेम साइन, राइट। तो ये आपका क्या होगा, √3/2, 1/√2 और ये 1/2 और ये आपका 0, राइट। इसी तरह से cos थीटा ये 1 रहेगा, √3/2 ये 1/√2 सेम एज साइन, इसी तरह से ये 1/2 0। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी ये रिवर्स ऑर्डर में चलेगा लेकिन विद माइनस साइन, राइट। तो क्या होगा, -1/2 -1/√2 √3/2 देन -1। तो tan थीटा को आप sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा करके कर सकते हो। तो 0.1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 1/√3। इसी तरह से ये आ गया 1, ये आपका आ गया √3, 1/0 इन्फिनिटी, इसको मतलब इनडिटर्मिनेट या नॉट डिफाइन करके ऐसे बोलते हैं, राइट। तो ये आपका आ गया -√3। ये देखिए ये भी रिवर्स ऑर्डर में विद नेगेटिव साइन, -1 -1/√3, तो ये आपका 0। तो ये डिफरेंट एंगल्स पे ये आपकी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा की वैल्यूज़ हैं। देखिए ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि जब भी आप इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस करोगे, लैम्बिस थ्योरम लगाओगे, तो वहाँ क्या है, ऐसे एंगल्स वहाँ देखने को मिलते हैं, राइट। इक्विलिब्रियम फोर्सेस में मिलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये बहुत आसान है। आप अगर देखिए ये अगर आप याद कर लेते हो तो उसका ये रिवर्स ऑर्डर है। रिवर्स ऑर्डर में यानी कि जो इसका 30 है साइन का, वो 60 मतलब cos 60 का वही वैल्यू है, तो ये आगे रिवर्स हो जाता है। यहाँ सेम साइन रहता है, यहाँ नेगेटिव साइन हो जाता है, यहाँ भी नेगेटिव साइन हो जाता है, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा मगिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चार्ट जो है आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन 2-3 बार इसको ना बनाना पड़ेगा आपको। अब एक और चीज़ पढ़ाई जाती है कि ये डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा की। तो हम क्या करते हैं, ये पूरा सर्कल जो है, ये पूरा सर्कल यानी कि ये दिस सर्कल इज़ 360 डिग्री। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि 4 हिस्सों में बांट देते हैं, 360/4 यानी कि 90 डिग्री। तो 90-90 के ये क्वाड्रेंट्स रहते हैं, जो पहला होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है, राइट। तो 0 to 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 डिग्री to 180 सेकंड क्वाड्रेंट, देन 180 to 270 थर्ड, 270 to 360, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री, तो वो भी ठीक है, राइट। अब इसमें हमें हालांकि प्रैक्टिकल इसका फिजिक्स में एज सच किस क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो ऐसा कोई क्वेश्चंस बहुत रेयर होते हैं कि आ जाएं आपको, लेकिन आपको पढ़ाया जाता है तो इसलिए मैंने भी सोचा पढ़ा दूं। तो इसको क्या करते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, राइट। तो यानी कि यहाँ ऑल साइंस आर पॉजिटिव, यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव, यहाँ टैन पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, राइट। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है, ठीक है। ये आप ऑल मतलब ऐड शुगर टू कॉफ़ी आप कर सकते हो, तो इससे आपको पता चल जाएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने का नहीं है। और अभी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके टाइम वेस्ट करने का नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिजिक्स जो है वो पैरामाउंट है, उसके कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कॉन्सेप्ट अप्लाई करते करते जो बेसिक मैथ्स जिसको आप बोल रहे हो वो आप सीख जाओगे, किस तरह से अप्लाई करना है वो भी सीखोगे। लेकिन अगर आप बेसिक मैथ्स सीखोगे तो ये ज़रूरी नहीं आप फिजिक्स की प्रॉब्लम्स कर पाओगे, राइट। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, सर्कल। देखो सर्कल को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये इसका रेडियस होता है, ये पूरा का पूरा इसका डायमीटर होता है, या ऐसे करके बोलिए, ठीक है। ये इसकी सेगमेंट होती है, ठीक है। लेट्स से ये एल है, तो ये लाइन सेगमेंट है या सेगमेंट है ये, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन L/R इज इक्वल टू थीटा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कहाँ एप्लीकेबल हैं फिजिक्स में। एक और चीज़, पेरीमीटर इसका होता है 2πr, एरिया इसका होता है πr², ठीक है।
तो ये कहाँ एप्लीकेबल है? जैसे आपने एक डिस्प्लेसमेंट होती है, आपने 9th-10th में पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही फ़र्क है। डिस्टेंस जो होता है किसी भी पाथ में हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो कि आपकी स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, राइट। तो क्वेश्चन जैसे आता है, हम 1D मोशन हमारा जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे, एक बॉडी है ए पॉइंट पे, वो मूव करती है बी पॉइंट पे, राइट, यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक पहुँचती है। तो इसमें डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? देखिए, डिस्टेंस निकालना हो तो आपको एक्चुअल पाथ की लेंथ देखनी पड़ेगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ, ये यहाँ से चल रही है, ठीक है, ये इसका लेट से ये आर है, ठीक है। तो ये पाथ यानी कि ओ ए प्लस ए बी, तो ओ ए कितना है आर, प्लस ए बी कितना है, देखिए ये पूरा जो पेरीमीटर है, पूरा सर्कल का जो लेंथ होता है उसको बोलते हैं 2O रहती है 2 पाई आर। तो ये कितना है 1/4 तो बाई 4, तो ये क्या हो जाएगा प्लस आर प्लस पाई आर बाई 2, तो ये आ गया डिस्टेंस। ओके, अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो मेरे को ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो ये आ जाएगी आर, राइट। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं इसका पेरीमीटर के फार्मूलाज, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको ऐसे करके ए टू बी अगर होता है तो डिस्टेंस आपका रहता है 2 पाई आर बाई 4 और डिस्प्लेसमेंट आपकी हो जाएगी ये वाली, ठीक है। तो ये आर है, ये आर है, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से मैथ्स फिजिक्स में यूज़ होता है, ठीक है। एक और चीज़ आपको बता दें, वो आपका वेव ऑप्टिक्स में यूज़ होगा, वेव्स में यूज़ होगा, कि सर्कल को हम पूरा का पूरा 360 डिग्री लेते हैं, ठीक है। और आपने देखा कि L/R इज इक्वल टू थीटा, ये L है, ये R है, ठीक है, ये थीटा है, राइट। तो अभी अगर L इज इक्वल टू पूरा सर्कल है, तो पूरा सर्कल यानी कि 2 पाई आर, और R इज इक्वल टू R है, ठीक है। तो L/R क्या होगा, इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ओके। तो इसका मतलब ये हो गया 2 पाई रेडियन, ठीक है। इसको 3-4 क्वेश्चंस करो और फिर देन यू मूव टू एक्चुअल फिजिक्स, राइट। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि मैथ्स जो है फिजिक्स में जनरली उसमें क्या क्या हम कवर करते हैं, या कौन कौन सा मैथ्स वहाँ अप्लाई होता है। ज्योमेट्री रहती है, ट्रिग्नोमेट्री रहती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहती है, फिर आपका कैलकुलस रहता है, फिर आपके ग्राफ्स रहते हैं, ठीक है। देखिए ये नई चीज़ है, इसमें डिफरेंशिएशन रहती है, इसमें इंटीग्रेशन रहती है, ठीक है। ग्राफ्स मोर और लेस आप पढ़ चुके हो, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये आपने पढ़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी हुई है। और अगर मैं बिल्कुल फ्रैंक भाषा में बताऊं, देखो इसमें 4 से 5 कॉन्सेप्ट्स लगते हैं फिजिक्स में, ज्योमेट्री के सिर्फ, ट्रिग्नोमेट्री के 3-4-5 एंटिटीज़ जो आइडेंटिटीज़ जो होती हैं, ठीक है, सिर्फ 4 से 5 आइडेंटिटीज़ लगती हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ 2 फार्मूले लगते हैं, एक स्लोप का और एक आपका डिस्प्लेसमेंट फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। ये आपको करने की चीज़ है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। फिजिक्स में आप हर जगह डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो देखोगे। ग्राफ्स ये नई चीज़ है आपकी, दिस इज़ न्यू फॉर यू, तो ये आपको सीखना है और कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर कायदे से मैं बताऊं तो डिफरेंशिएशन के भी 4 ही कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ने हैं, 4 ही कॉन्सेप्ट में पूरी फिजिक्स देख लोगे। इसी तरह से इंटीग्रेशन में भी 4 ही कॉन्सेप्ट रहेंगे,
ओके, ग्राफ्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 9th और 10th में, उसी की एक्सटेंशन है। वहाँ स्लोप कैसे इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, तो उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, राइट। तो मेरे हिसाब से अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई क्या मैथ्स फिजिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है, एब्सोल्युटली नेसेसरी, यस, द आंसर इज़ यस। लेकिन क्या फिजिक्स पढ़ते पढ़ते मैथ्स हमें आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। और दूसरी बात कि क्या मैथ्स पढ़ के हमें फिजिक्स समझ में आ जाएगी? देखिए वो प्रोबेबल नहीं है, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है आपको आ जाए, राइट। तो इसी तरह से आगे हम अगले लेक्चर में जो बचा हुआ पार्ट है इसका मैथ्स का, मैथ्स इन फिजिक्स, ठीक है, उसको कवर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, सब्सक्राइब करें हमें, लाइक करें, थैंक यू।